नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 21वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे रहेगा। इसके अलावा अन्य वीडियो का लिंक और उपन्यास और कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप प्लीज़ वहां जा कर के हमारे वीडियो वॉच कीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब तक हमने प्रथम प्रतिश्रुति में पढ़ा कि सत्य अपने ससुराल जाती है, पर एक बेनामी चिट्ठी रामकली को मिलती है, जिसमें लिखा जाता है कि सत्य को उसके ससुराल में सताया जा रहा है। रामकली सत्य के ससुराल आते हैं सत्य को ले जाने के लिए, क्योंकि पुन्नू का विवाह निश्चित हो गया है, इसलिए वे इस बहाने से सत्य को ले जाना चाहते हैं। तो अब पढ़ते हैं आगे। बेला झुकने से पहले ही रामकली को पालकी अकेले उन्हीं को लेकर लौट पड़ी। पालकी के खुले दरवाजे से ढलते सूरज की सुनहली आभा झांक रही थी। फागुन के अंत की शिशु सी शरीर हवा रह रहकर अंदर घुस आती थी। आकाश, बताश, पेड़ पौधे में सर्वत्र जोत जड़े आनंद का आवेश, लेकिन प्रकृति के उस मधुर रूप की तरफ ध्यान देने जैसी मानसिक अवस्था नहीं थी रामकली की। जाने किस शोभ से मन उनका हाहाकार कर रहा था। लगता है कहीं जैसे बहुत बड़ी हार हो गई है उनकी। क्या भद्रता बोध विहीन नीलंबर बनर्जी से हार गए हैं? बेटी की विदाई नहीं करा सके, इस शोभ से मन चंचल था। बात तो दरअसल यह नहीं थी। नीलांबर बाबू ने भद्रता की हद दिखाई। बिटिया की विदाई का प्रस्ताव रखते ही नीलांबर बाबू बोले, बेशक यह तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बेटी को आप लिवा ले जाएंगे, चाहे जितने दिन रखे, इसमें मुझे ऐतराज हो सकता है। अरे कौन, जरा पता तो लिया। रामकली ने कहा, तिथि मैं दिखाकर आया हूँ। कल सर्व शुद्धा त्रयोदशी है, दिन भी अच्छा है, कल ही ले जाऊंगा। आज रात रुकना ही पड़ेगा, इसलिए बस्ती में किसी ब्राह्मण के यहाँ सोने का इंतजाम करा दीजिए, लेकिन दया करके खाने पीने का कोई प्रबंध न कीजिएगा। कहारों के खाने पीने का सामान उनके पास है। नीलांबर ने गाल पर हाथ रखकर स्त्रियों जैसे ढंग से कहा, यह आप क्या क्या करें समधी जी? इतना बड़ा घर, यह दलान, और आप कहीं और। रामकली ने गंभीर हंसी हंसते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया। जी, आप क्या बंगालियों के लोकाचार को भूल रहे हैं? बेटी दामाद के घर रहना लोकाचार संभव है? नीलांबर हंसी के साथ है करते हुए बोले, जी हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन नाती होने के बाद तो यह बात नहीं चलेगी। हाँ हाँ, नाती होने के बाद। खैर, दूर भविष्य की चर्चा में समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अभी तो बिटिया से जरा भेंट करने का इंतजाम कर दीजिए। बेशक, इसमें इंतजाम क्या करना। अरे ओ सौदा, बहू को जरा बीच वाले कमरे में तो ले आ, समधी जी भेंट करेंगे। तो नीलांबर के व्यवहार में खोट कहाँ है? इससे और अच्छा व्यवहार क्या हो सकता है? कितने घरों में तो बहू के बाप भाई के आने पर भारी भार खिला पिलाकर उन्हें रुखसत कर दिया जाता है, बेटी से भेंट भी नहीं करने देते, और कहीं अगर बहुत करने कराने से मिलने भी दिया जाता है तो कोई पहरेदार बैठा रहता है। उसे देखते ही यह तो मांगी मुराद मिलना हुआ। रामकली को तो कृतार्थ हो जाना चाहिए, लेकिन आदमी का मन भी अजीब है। रामकली को लगा यह सौदा को पुकारकर जो हुक्म दिया गया, वह जैसे बिगाड़ टालने जैसी बात हो। जैसे कोई यह कह रहा है, अरे कौन है रे, एक मुट्ठी भीख तो दे जा, भिखमंगा बड़ा चिल्ला रहा है। रामकली को ग्लानि सी हुई। सारा परिवेश अशुचि सा लगा, लेकिन चारा क्या था? जमाता का दोस्त वह छोकरा तो दरवाजा थामे नजर आ रहा था, वह कहाँ गया? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, पता न चला। यह सौदा कौन है? समधी जी के तो कोई लड़की नहीं है। चिंता की उस भीड़ में अचानक बीच वाले कमरे की सांकल बज उठी। कमर का कपड़ा खोसते हुए नीलांबर उठे। अंदर जाकर क्या कहा क्या किया भगवान जाने, बाहर आकर बोले, आइए समधी जी आइए। रामकली अंदर गए। देखा अंधेरे से एक कमरे में एक चौकी के किनारे एक लंबे घूंघट में एक बालिका मूर्ति खड़ी है। पहनावे की साड़ी चटकदार, शायद पिता के सामने जाने के लिए उसे थोड़ा बहुत सजाया गुजाया गया है। कमरे के बाहर एक कम उम्र की स्त्री खड़ी थी, माथे पर मामूली घूंघट। रामकली के कमरे में जाते ही उसने उनके चरण छुए और धीमे से कहा, वह रही, बातचीत कीजिए, फिर बेटी को ले जाइएगा।
कहकर टप से एक दरवाजे होकर ना जाने कहाँ चली गई। लेकिन उसकी उस असफुट बात को पचा पाने के पहले ही एक और धीमा लेकिन तीखा गला उनके कानों पहुंचा। बहू को अकेला छोड़ाई? वाह, मैं क्या स्वांग के पुतले की तरह खड़ी रहती, शर्म नहीं लगती? यह जवाब भी उनके कानों पहुंचा। उसके बाद फिर वही तीखा गला। अरे हायरी लाजवंती, अब अकेले में वह बाप को एक की एक 100 लगाएगी। इसका जवाब नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन मन तो खिंचा ही हुआ था। कैसा तो विकल होकर विस्वाद हो गया। बेटी से मिलने की खुशी का श्री गणेश ही गोबर हो गया। इसी बीच सत्य ने चुपचाप बाप को प्रणाम किया। प्रणाम करके चरणों की धूल को सिर से लगाना भी ना भूली। लेकिन रामकली एकाएक ऐसे विचलित क्यों हो गए? सत्य के इस आचरण से उसका कलेजा क्यों हाहाकार कर उठा? यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिस हाहाकार को अभी तक दबा नहीं पा रहे हैं। रामकली ने क्या यह उम्मीद की थी कि उनकी यह सत्यवती हूबहू वैसी ही है? बाप को देखते ही दौड़ी आएगी, टप से प्रणाम करके पुरखी सी बोल उठेगी, इतने दिनों में बेटी की याद आई है बाबूजी। बाप के प्राण को धन्य है। इतने दिनों में बेटी को एक बार देखने की भी इच्छा नहीं हुई। वह जिंदा है या मर गई? यह तो गनीमत कहिए कि पुन्नू फुआ का ब्याह ठीक हुआ। या कि रामकली ने मन ही मन यह सोच रखा था कि सत्य पहले की सत्य नहीं है, बदल गई है एक बार की। इसी से उन्होंने यह आशा की थी कि नजर पड़ते ही बाप की गोद में लिपट जाएगी और चुपचाप रोती रहेगी। उसके अविरल झरते आंसू से उनका तपता कलेजा ठंडा होगा। लेकिन ऐसी इच्छा तो रामकली की नहीं होनी चाहिए। आवेग प्रवणता तो उनकी रुचि के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसे मौके पर रोने धोने से उनकी त्योरी सिकुड़ाती है। खुद उनकी लड़की ही अगर ऐसे सस्ते ढंग से आवेग दिखाती तो वे असंतुष्ट नहीं होते क्या? अनेक विचित्र उपादानों से बना मानव मन कब क्या चाहता है, कहना बड़ा कठिन है। क्या चाहता है वह यह खुद नहीं समझ सका। कभी कभी गहरी पीड़ा से केवल इतना ही कह उठता है, यह क्या हुआ, ऐसा तो नहीं चाहा मैंने। इसलिए सदा के अडिग रामकली ने आज अचानक अपनी बेटी की शांत सभ्य वधु मूर्ति देखकर चंचल होकर पूछा, सोचा यह क्या हुआ? बात नहीं हुई, केवल इतना ही मुझसे निकला, अच्छी हो ना? सत्य ने वैसे ही सिर झुकाकर कहा, हाँ। घर में तो सब कोई कुशल से है ना? दादी, फुआ दादी से लेकर बागदी नौकरानी तक एक एक का नाम लेकर उसने नहीं पूछा कौन कैसी है, सिर्फ इतना ही कहा, घर में सब कोई कुशल से है ना? अजीब अजीब है। ससुराल आने पर लड़कियां क्या इसी तरह से अपने आजन्म के आश्रय को अपने माटी के घरंदे की ही तरह तोड़ डालती हैं, मन से बिल्कुल धो पोंछ देती हैं? इसलिए शकुंतला को फिर कभी कनव मुनि के आश्रम में नहीं देखा गया सीता को जनक जी के यहाँ। महाकवियों की लेखनी ने भी इस अमोघ नियम को सहज सत्य ही मान लिया था। इसलिए उनकी लेखनी निष्ठुर उदासीनता के साथ आगे ही बढ़ती गई, पीछे पलट कर नहीं देखा। तो नारी और नदी एक ही धातु की बनी है, लेकिन गिरिराज दुहिता उमा ना, उमा तो इतिहास की नहीं, पुराण की नहीं, महाकवियों की अमर लेखनी की अपूर्व सृष्टि नहीं, वह तो आम लोगों के मन की माधुरी से बनी एक अमोघ छवि है। मनुष्य की आशा और कल्पना, प्रत्याशा और आकांक्षा से बनी प्रेम मूर्ति की। रामकली के मन में भावों की लहरें लहराई, जैसा कि आमतौर से उनमें नहीं होता। सोचा, सत्य के बारे में इतने दिनों तक उनके जो मूल्यबोध था, सत्य उसके लायक नहीं है। सत्य वैसी ही साधारण लड़की है जो सहज ही बदल जाती है। सोचा, तो क्या पिटने की बात सही है और सत्य एक निरी डरपोक लड़की मात्र है? ऐसी लड़की जो पिटती है, डर के मारे काटा हुई रहती है, अपने को जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर भी अपने को जब्त करके रामकली ने कहा, हाँ सभी कुशल है। पुन्नू के ब्याह का दिन 16 वैशाख ठीक हुआ है, इसलिए तुम्हें लिवा जाने के लिए आया हूँ। हाँ, इस बात का उच्चारण करते ही मानो कलेजे में उन्होंने हथौड़े की चोट महसूस की। सत्य खुशी के मारे उछल नहीं पड़ी, उसके बदले में बोली, शादी का दिन वैशाख महीने में है, अभी तो फागुन ही खत्म हो रहा है। इतना पहले विदा करने से की बात कहने से ये लोग कुछ सोच सकते हैं बाबूजी? रामकली ने गहरी उच्छ्वास छिपाकर कहा, इन लोगों ने तो ना नहीं कहा है, यह इनकी भल मानसता है, लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए, इन्हें असुविधा में डालकर। यानी अभी जाने की राय नहीं है तुम्हारी? रामकली और एक उच्छ्वास छिपानी पड़ी। अब सत्य ने सिर उठाकर देखा, सीधे भाप की तरफ ताक कर। खूबसूरत साड़ी का घूंघट खिसककर पीठ पर गिर गया, जिससे सत्य का ढीठ घुंघराले बालों से घिरा सारा मुखड़ा ही साफ दिखने लगा। सत्य ने नजर झुकाई, खिसके हुए घूंघट को संभालते हुए बोली,
स्थिति के हिसाब से राय नहीं है। सास जी की सेहत ठीक नहीं है, अकेली ननद के माथे सारी गृहस्थी। रामकली जरा आश्चर्य से बोले, ननद नवकुमार की बहन भी है? सहोदर नहीं, लेकिन सहोदर से भी बढ़कर है बाबूजी, फुफेरी बहन, वही जो आपको यहाँ पहुंचा गई। ओ। ननद के प्रसंग को वहीं खत्म करते हुए उन्होंने कहा, जाने का जब उपाय नहीं है तो क्या किया जाए, लिहाजा रात को अब यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं, इसी वक्त चल दूंगा। जाने से पहले तुम्हें एक बात पूछूं, तुमने तो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखा था, मैं समझता हूँ खत वत पढ़ भी लेती रहूंगी, इस चिट्ठी को बढ़कर समझ सकोगी? रामकली ने मिर्जाई की जेब से चिट्ठी निकाली। चिट्ठी को हाथ में लेकर सत्य ने कुछ एक पंक्तियां पढ़ी। भगवान जाने घूंघट की आड़ में उसका चेहरा कैसा हो उठा। आवाज लेकिन ठीक ही रही। शांत गले से बोली, आप ज्ञानवान हैं, फिर भी नहीं समझ सके कि यह किसी शत्रु का काम है? ऐसा कौन शत्रु है तुम लोगों का? सो कौन जानता है, बहुत से शत्रु तो ऊपर से भले ही बने रहते हैं। चिट्ठी को पूरा पढ़े बगैर ही उसने लौटा दिया। रामकली ने उसे फिर जेब में डाला। दीर्घ निश्वास को छिपाए बिना ही बोले, तो तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है? तुम्हारे लिए मुझे चिंतित होने की कोई वजह नहीं। ईश्वर ने कल्याण किया, यही बताकर तुम्हारी माँ को दिलासा दे पाऊंगा। माँ को? सत्य जरा चौंकी। माँ को इस चिट्ठी के बारे में कैसे मालूम हुआ? नहीं, उन्हें यह सब नहीं मालूम, लेकिन बेटी बेटी करके व्याकुल हो गई है। खैर, इसी बात का संतोष है कि तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, और मैं यकीन करूंगा कि तुम ठीक ही कह रही हो। सत्य ने एक बार फिर उसी तरह सिर उठाकर ताका, अब की जैसे भयंकर मान की एक छाया उसकी आंखों से फूट पड़ी। धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, कांसे पीतल के बर्तन भी एक जगह रहते हैं तो समय समय पर टकराते हैं बाबूजी। हम सब तो जीते जागते आदमी हैं, कभी झगड़ते ही नहीं, झगड़ेंगे नहीं, यह भला बलपूर्वक कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अपनी बेटी पर इतना भरोसा रखिए कि वह कोई अन्याय करेगी भी नहीं और सहेगी भी नहीं। रामकली चले गए। सत्य ने फिर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन यही तो इति नहीं थी। बिटिया को लिवाए बिना भी चल दिए समधी जी? रामकली के इस सब सवाल का जवाब देना पड़ा था, और चूंकि बनाकर झूठ नहीं बोल पाए इसलिए व्यंग भी सुनना पड़ा। अपने उसी स्त्री जैसे ढंग से गाल पर हाथ रखकर सत्य के ससुर ने कहा, आप यह क्या कह रहे समधी जी? बेटी बाप के यहाँ नहीं जाना चाहती? यह तो बड़े आश्चर्य की बात सुनाई आपने। रामकली के जी में आया कुत्ते का काटना घुटने के नीचे, लेकिन सत्य के ससुर के लिए यह मुहावरा सहज ही उसके मन में आ गया। यह भी तो कम गलाने की बात नहीं, उनके व्यवहार में सौजन्य और विनय की कमी नहीं। फिर भी रामकली को वे स्थूल और अमर्जित क्यों लगे? जमाता बेशक बेवकूफ सा है, स्वभाव का कैसा है कौन जाने। बस वही तो जरा देर के लिए भेंट हुई थी, और फिर जो चंपत हुआ सो हुआ। उसके दोस्त को भले फिर देखा, वह खूब समझ में आया कि उसका दोस्त नवकुमार के माँ बाप के प्रति श्रद्धाशील नहीं है, श्रद्धा के योग्य भी नहीं है वे। तो भी रामकली का जी कचोट उठा। ऐसी ससुराल में भी सत्य खासी हिल मिल गई। ऐसी ही मिल गई कि सास की सेहत के बहाने उसने मैके जाने का लोभ छोड़ दिया। मौका मिला फिर भी मैके जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी कोई लड़की रामकली ने अपने इतने बड़े जीवन में देखी है क्या? फिर भी उसे ठीक से समझना मुश्किल है। शायद हो कि उसे अब कभी भी समझा नहीं जा सकेगा। रामकली की बेटी रामकली से बहुत दूर चली गई है, और भी बहुत बहुत दूर चली जाएगी। उस सत्य को अब कहीं ढूंढकर पाया जा सकता है? सदा के निसंग रामकली के मन की एक छोटी सी संगी रामकली के आकाश का टिमटिमाता एक तारा सदा के लिए खो गया कि उनकी भावना में बाधा पड़ी। नजर आया पालकी के कहारों से ताल मिलाते हुए एक और आदमी दौड़ रहा है। कब से दौड़ा आ रहा है, आया ही कहाँ, कुछ कहना चाहता है। रामकली ने कहारों से रुकने को कहा, और तब देखा यह निताई है, नवकुमार का मित्र। क्या बात है? किसी एक प्रत्याशा से रामकली का चेहरा दमक उठा। क्या सोचा उन्होंने? सत्यवती ने उन्हें लौटा लाने को कहा है। अब रोकर कहेगी, आपने बेटी के मुंह की बात ही सुनी बाबूजी, उसका मान को नहीं देखा, एक बार ना कि आप चल दिए। बहुत सी बातें मन में घुमड़ाई, पर संयत स्वर में ही पूछा, क्या खबर है? निताई हाँफ रहा था। दम लेकर बोला, मेरी ढिठाई माफ करें, मैं यह कहने आया हूँ कि आपने यह क्या किया? बेटी को लिवाने के लिए आए और खाली हाथ लौट रहे हैं। बनर्जी बाबू से हार गए क्या? रामकली का चेहरा सुर्ख हो उठा। किसी तरह से अपने को जब्त करके बोले, ढिठाई को माफ करना कठिन हो रहा है, समझ गया, लेकिन बड़ी उम्मीद से मैं बेतहाशा भाग आ रहा हूँ।
बेटी को आप ले नहीं जा रहे, पर पीछे शायद उसे जिंदा ही ना देख पाए। शायद आत्महत्या करके आपकी बेटी टूट सकती है, झुक नहीं सकती। रामकली ने दबे गले से डांट सी बताई, देखने में तो भले लगते हो, स्वभाव इतना ऐसा क्यों है? इतर सा? पराए घर की बहू की आलोचना इतराता ही है। खैर, निताई ने अभिमान शुद्ध चेहरे से सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, और क्या कहूँ, लेकिन यह हिमाकत अकेली मेरी नहीं है, आपका दमाद नव कुमार। निताई ने धीरे से कहा, कह रहा था नजर के सामने स्त्री हत्या देखूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा, इसी से मैं। निताई धीरे धीरे चला गया। काट के मारे से इधर उधर ताकते रहे रामकली। आत्मसम्मान छोड़कर उसे फिर से बुलाने के बाद आदि से अंत तक सब सुनकर फिर जमाई की है जाए। फिर उनसे कहे, ना मुझसे गलती हो गई, नादान बच्ची ख्याल में क्या कह गई, यह बात कोई बात नहीं, मैं उसे ले जाऊंगा। अच्छा, फिर यदि सत्य फिर कहे, फिर लौट कैसे आए? बाबूजी, मैंने तो कह दिया, अभी नहीं जाना हो सकेगा। तब क्या करेंगे रामकली? यही कहेंगे कि पगली लड़की, पागलपन छोड़, तेरी माँ तुझे देखे बिना रो रो के दिन काट रही है। यह कहेंगे कि तुझे साथ लिए बिना लौटने में मेरा जो हाहाकार कर रहा है। कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, आत्मसम्मान को कितना सताएंगे। उठा पालकी, कारों से कहा। कार पलकी उठाकर चल पड़े। धीरे धीरे उनके विस्मय की धूसर तक फीकी हुई, कार्य कारण का रूप आंखों में उतर आया। नीलांबर बनर्जी से वे नहीं हार गए अपनी आत्मजा से, बुद्धि से। उसने उन्हें परास्त कर दिया, बाप को समझा दिया कि ससुराल में वह सुखी है, संतुष्ट है। अब जीवन देकर भी अपने बाप की शांति को बरकरार रखेगी वह। और रामकली सत्य के उस कौशल से भटक गए, अभिमान से अंधे हो गए, अपना अहंकार लिए लौट जाए। अब वापस नहीं जाया जा सकता। अब वक्त का इंतजार करना होगा। पुन्नू के ब्याह के बिल्कुल करीब वह आएगी, कुटुंब की तरह, बशर्ते तब तक अगर जिंदा रह जाए। आंखें जल उठी, जैसे कि मिर्च पड़ गई हो। अपने स्वभाव से बाहर पालकी से मुंह निकालकर उन्होंने कहा, कछुए की तरह क्यों चल रहा है रे? पाँव में जोर नहीं है? चिट्ठी शत्रु की करतूत है, यह बात मेरी गलत नहीं। बहू को एलोकेशी रोज पीटती है, यह कहना उनके प्रति अन्याय करना होगा। पीटा एक ही दिन था, वह बाल बांधने वाले दिन। हाँ, जरा आस मिटाकर ही मारेगी, यह सोचकर आंगन में सूखते हुए चैलों में से एक उठा लाई थी, लेकिन उस चैले की वह पीठ पर तोड़ने का सुख उन्हें नहीं मिला। बहू ने झट झपट कर वह चेला उनके हाथ से छीन लिया और गंभीर होकर बोली, देखिए, अब गुरुजन हैं, गुरुजन की तरह रहिए, आपको सिर आंखों पर रखूंगी, और नहीं तो जान लीजिए आपके नसीब में दुख लिखा है। आपने मुझे पहचाना नहीं है, इसी से यही समझ रखा है कि मुझ पर जो चाहे करेंगी, यह ख्याल छोड़ दीजिए। उसकी बात पूरी न होते एलोकेशी दहाड़ मारकर रो पड़ी और मोहल्ले की भीड़ जुटा ली। फिर तो हलचल हो गई, हल्ला मच गया, लेकिन उस रंगमंच पर सत्य नजर नहीं आई। सौदामनी ने ही लोगों को हैरानी दूर की। कहा, फागुन की गर्मी में मामी का दिमाग गर्म हो गया। अवश्य यह बात लोगों को अलग ले जाकर कही थी। और फिर मामी से भी हौले हौले कहा, मामी, सांप की पूंछ पर पाँव मत रखो, यह तुम्हारी बहू ऐसी वैसी नहीं है। सौदामनी को गिन गिन कर गालियां देती हुई एलोकेशी ने कहा, अच्छा, गांव भर के लोग देखेंगे कि इस बहू के माथा मुड़वाकर इस गांव से बाहर निकाल देती हूँ कि नहीं। लेकिन एलोकेशी अपनी इस बात को काम का रूप नहीं दे सकी। यह सुनकर बहू ने सौदा को कहने के बहाने साफ सुना दिया, घर की बहू का सिर मुड़वाकर उसे घर से बाहर निकाल देने में अगर आप सबका सिर ऊंचा हो तो अपनी मामी से वही करने को कहो सौदा दी। लेकिन सोच लेने की कहना, ऐसा करने से लोग कीचड़ किस पर उछालेंगे। सुनते ही एलोकेशी अब आपे के बाहर हो गई। ठहर ठहर, आज तो तुझे काटकर मैं खुद भी फांसी चढ़ती हूँ। घर की बहू ऐसी होती है और ऐसी जवान। सत्य ने रसोई के बरामदे से मछली काटने वाली हंसियां उठाकर चुपचाप सास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो लीजिए, वही कीजिए। ऐसे में यह देखने नहीं आऊंगी कि किसके मुंह पर कालिक पुती। इसके बाद तो एलोकेशी निढाल सी हो गई। उनके मुंह से कोई बात ही ना फूटी। कुछ देर तक हंसिया की चकाचक धार की तरफ ताकती रहकर वह वहां से खिसक पड़ी, और तब से बकचक छोड़कर उसने बोलना ही बंद कर दिया। भीतर ही भीतर नीलांबर को उकसाती रही कि बहू के गहना गुड़िया छीनकर बाप के घर भेज दो, और भेजने के बाद फिर कभी उसे मंगाना नहीं। लेकिन हीला हवाला खोजने में दिन बीतते जा रहे थे कि अचानक रामकली आ पहुंचे।
एलोकेशी को मानो हाथ में चांद मिल गया। उन्होंने तय कर लिया कि इसी बहाने बहू को भेज देंगी सदा के लिए, क्योंकि इस बीच उन्होंने एक लड़की देख रखी थी, 7-8 साल की निरीह सी। और फिर लड़की के बाप ने यह कहा था कि लड़की को वे सोना चांदी के गहनों को एड़ी चोटी तक लाद देंगे। यही महामंत्र एलोकेशी पति को आठों पहर जपाती रहती। इसलिए एक ही बात पर नीलांबर बहू को विदा करने के लिए भी तैयार हो गए। बहू ही बिदक बैठी। रामकली चले गए। एलोकेशी ने कटाक्ष करते हुए पति से कहा, देख लिया कैसी जांबाज और धोखेबाज है यह लड़की। मैंने कहा नहीं था इसकी हड्डी हड्डी में शरारत है। नीलांबर, हाँ देख तो रहूं। तो फिर बताओ, इस बहू को लेकर मुझे घर करना होगा। एक तो उस मोजली सौदी से ही नाक में दम है, इस पर यह बहू, और फिर दोनों में मेल कितना है। इसलिए मैं सूप की हवा लगाकर बहू को विदा करना चाहती हूँ। और एक बात वह भी समझो कि अभी साथ नहीं होने दिया। यह छक्का पंजा बहू पति को जैसी पाएगी एक बारगी मुट्ठी में कर लेगी। फिर हमारा नींबू हमारा थोड़ी ही रहेगा। इससे तो मेरी बकुल फूल के देवर की वह बेटी भोली भाली है। लेकिन समधी से नीलांबर यह नहीं कह सके कि समधी जी आप चाहते हैं तो अपनी बिटिया को ले जाइए, वरना उसे हम सूप की हवा देकर निकाल देंगे। नीलांबर में एक दोष है, उसका कलेजा जितना चौड़ा हो मुंह का जोर कम है। एलोकेशी ने अपने मुंह गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, क्या बताऊं, समधी मर्द है, उनसे बोलने का उपाय नहीं तो मैं देख लेती वे कैसे काइयां और उनकी लाडली बेटी ही कितनी बड़ी बहादुर है। बहू से बोलना बंद कर रखा था एलोकेशी ने। एलोकेशी की यह आन लेकिन रह नहीं सकी। सत्या बैठी पान लगा रही थी, वहीं लपक कर गई और बोली, बाप लेने के लिए आया था, गई नहीं। सत्य ने एक नज़र उठाई, फिर नज़र झुकाकर पान लगाने लगी। जवाब नहीं दिया। बाप के साथ अपनी फुआ के ब्याह में नहीं गई। सत्य ने धीमे से कहा, ब्याह में तो अभी देर है, लेकिन बाप तो लेने के लिए आया था। देखिए बाबूजी के बारे में ना ऐसी अश्रद्धा से ना बोलिए। सत्य ने लगी खिल्लियों को पनबट्टे पे रखकर उस पर गीला लत्ता डालकर ताक पर रखा। गुस्से के मारे एलोकेशी की कोई दिशा नहीं सूझी। लाचार बोली, कलमुही सोचा क्या है तूने, बाप के घर नहीं जाएगी, सदा मेरे ही सीने पर बैठी रहेगी। सत्य ने एक अंतर्भेदी दृष्टि से ताक कर कहा, ऐसी आफत को जब वरण करके लाई हो तो बोझा तो सदा ही ढोना पड़ेगा ना। नव कुमार को भग्न दूत से खबर मिली। निताई कह गया, तेरे ससुर ने बस मुझे जलाकर भस्म कर देना ही बाकी रखा। लेकिन निताई की बात का उसने कुछ वैसा नहीं किया। सताई जाने वाली पत्नी को बचाने के साधु संकल्प से उसने दुस्साहस का काम किया था। लेकिन रामकली के चले जाने के बाद अपने मन की ओर झांककर उसे खुद आश्चर्य हुआ। सत्यवती का जाना नहीं हुआ, इससे उसके मन में पुलक की लहर लहरा गई। इस रहस्य का किनारा नहीं खोज सका। लेकिन नव कुमार के लिए और जो कौन सा अनोखा रहस्य था, यह क्या वह पल भर नहीं जानता था। रात ज्यादा नहीं हुई थी, सांझ ही हुई थी अभी। एलोकेशी नियम अनुसार अपने बिस्तर पर जा लेटी और नीलांबर अपने रात के सफर में निकले थे। काट के चिरागदान पर दिया रखकर सौदा रसोई कर रही थी। नव कुमार चुपचाप घर के अंधेरे दालान को पार कर रहे थे कि बगल के कमरे के दरवाजे के पास से एक धीमी किंतु सख्त आवाज आई, जरा रुकिए तो। यह तो आवाज पिता की नहीं थी, माँ की भी नहीं और सौदादी की भी नहीं। लिहाजा घर में और कौन है उसकी स्वप्न लोक की प्रतिमा के सिवा। अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, सिर्फ आवाज ही सुनी जा सा रही थी। मेरी दुख गाथा सुनाते हुए नित्यानंदपुर की चिट्ठी किसने भेजी थी, कहना ना होगा। नव कुमार बुद्ध बन गया। जवाब क्यों नहीं देते। मैं क्या कहूँ, नव कुमार ने धीमे से कहा, साफ बताओ मेरे बाबूजी की चिट्ठी किसने लिखी। इस प्रश्न पर मौन रहना नव कुमार के वश के बाहर था। वह बोला, मुझसे बोल रही हो, कोई सुन लेगा, उसकी फिक्र मुझे होगी, तुम बात का जवाब दो। नव कुमार ने गला खुजलाया, पसीना पसीना होकर बोला, मुझे क्या पता कैसी चिट्ठी। देखो झूठ मत बोलो, नरक में भी ठौर नहीं होता, मैं खूब समझती हूँ ये करतूत तुम्हारी है। नव कुमार का पतित्व, प्रभुत्व और पौरुष मानो धिक्कार उठा। वह भी सहसा बिगड़कर बोला, यदि मैंने ही लिखी है तो क्या कसूर किया, आप ही तो मर रही थी। अंधेरे में से धीमा और तीखा स्वर तुरंत निकला, मैं मर रही थी, यह ढिंढोरा पीटकर कुटुंब के कानों तक पहुंचाने की बात नहीं थी। जो अपनी माँ के गाल पर कालिक पोतते हैं उसकी विद्या बुद्धि की बड़ाई क्या। घर के दुश्मन विभीषण को सारी दुनिया दूरछी करती है, तारीफ नहीं करती। इस बात को समझकर काम करना। दरवाजे पर खड़ी मूर्ति का आभास अंधेरे में खो गया।
गले के स्वर का अनुसरण भी हवा में गायब हो गया, मगर नव कुमार जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। पत्नी के भाषण की रोमांचकर और आवेश भरी जो कल्पनाएं नव कुमार का अनाजुक हृदय आज तक करता आ रहा था, उस पर किसी ने स्याही भरी दवात उलट दी। जीवन में स्त्री से पहली बातचीत हुई और इस तरह।